हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो का टॉपिक चल रहा था मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। तो हमने जो पहली वीडियो थी उसमें कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज से हमारा मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम के डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एक ही एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसे हम कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज बोलते हैं। इसके फर्दर टू पार्ट्स हमने पढ़े थे, सिंगल पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशन। आप इसके बारे में डिटेल में हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज। नॉन कॉन्टिग्यूअस से हमारा मतलब होता है कि जब प्रोग्राम का डाटा और प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी के अंदर नॉन कॉन्टिग्यूअस एरियाज में पड़ी होती हैं। तो इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, पेजिंग और सेगमेंटेशन। आज की वीडियो में हम पेजिंग के टॉपिक को कवर करेंगे कि किस तरीके से पेजिंग में हम कैसे काम करते हैं, ये किस तरीके की टेक्निक होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेजिंग के अंदर क्या होता है, पेजिंग जो है वो एक नॉन कॉन्टिग्यूअस पार्ट है हमारे मेमोरी एलोकेशन टेक्निक का। तो यानी कि इसके अंदर प्रोसेस का जितना भी डाटा होगा या जितनी भी एड्रेसेस होंगे, फिजिकल एड्रेसेस, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फॉर्मेट में स्टोर होंगे। तो पेजिंग इज़ ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है डेट परमिट द फिजिकल एड्रेस स्पेस, जो कि हमारे फिजिकल एड्रेस स्पेस को अलाउ करती है कि आप कहीं पे भी नॉन कॉन्टिग्यूअस एरिया में अपने प्रोसेस के डाटा को स्टोर करवा सकते हो। ये जो फिजिकल एड्रेस है इसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो पहले से प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें आपको फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस के बारे में बताया गया था। हर प्रोसेस का एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, उस फ़िज़िकल एड्रेस को ये पेजिंग अलाउ करता है कि आप उसे नॉन कॉन्टिग्यूअस एरिया पे स्टोर करवा सकते हो। तो बेसिकली क्या मेथड होता है हमारे पेजिंग का, इसके अंदर जो फ़िज़िकल मेमोरी होती है ना, उसे ब्रोक किया जाता है फ़िक्स साइज़ के ब्लॉक्स में। मतलब हमारी जो फ़िज़िकल मेमोरी होगी उसको फ़िक्स्ड पार्टीशंस बना दिए जाते हैं और उन पार्टीशंस को बोला जाता है फ्रेम्स। सेम एज़ इट इज़ जो हमारी लॉजिकल मेमोरी होती है उसे भी पार्ट में हम ब्रोक कर देते हैं और उन पार्ट्स को या उन ब्लॉक्स को नाम दिया जाता है पेजेस का। मतलब फिजिकल मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको फ्रेम्स बोला जाता है और लॉजिकल मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम पेजेस बोलते हैं, और इनका साइज ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि एक फ्रेम का कितना साइज़ होगा और एक पेजेस का कितना साइज़ होगा, अकॉर्डिंग टू हमारी मेमोरी कैसी है उसके हिसाब से हम ये साइजेस फिक्स कर देते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पेजिंग का काम कैसे होता है, यानी कि ये पेजिंग का हार्डवेयर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हमारा पेजिंग का हार्डवेयर होता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है उसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, राइट। और जो एड्रेस हमारा फिजिकल मेमोरी के अंदर पड़ा होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फिजिकल एड्रेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस एरिया में स्टोर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो हमारा जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, उसे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया जाता है। पेजिंग क्या करता है, सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया उसे टू पार्ट्स में बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसे हम पी कह रहे हैं, ये जो पी है इसे हम पेज नंबर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है पेज नंबर। और इसी तरीके से ये जो डी होता है, इस डी को बोलते हैं हम ऑफसेट। ऑफसेट यानी कि जो भी ये नंबर पेज का जो भी ऑफसेट होगा, यानी कि जो भी नंबर होगा वो फिक्स्ड रहता है दोनों पोर्शंस में, लॉजिकल एड्रेस में भी और फिजिकल एड्रेस में भी। ये जो ऑफसेट वाला नंबर होता है ये फिक्स रहता है। सिर्फ हमारा पेज नंबर और जो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में जो मैपिंग होती है उसमें सिर्फ हमारा पेज नंबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम नंबर में। अब ये जो पेज नंबर है, जब ये फ्रेम नंबर में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए किस चीज़ की हेल्प लगती है, हमारी पेज टेबल की। यानी कि पेज टेबल जो है वो इस पेज नंबर का एज ए इंडेक्स के थ्रू यूज़ करती है और फिर इसे किस में कन्वर्ट करती है, हमारे फ्रेम के अंदर। देखिए, जब ये फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट होना कहते हैं। अब क्या होता है कि पेज टेबल के अंदर
ये जितनी भी पेज टेबल है, ये पेज टेबल किसे कंटेन करके रखती है, बेस एड्रेसेस को। मतलब हर पेज का, जैसे आपने यहाँ पे पेज नंबर डलवाया, तो हर पेज का एक बेस एड्रेस जो है उसे कंटेन करके रखेगी हमारी पेज टेबल। ठीक है, इस बेस एड्रेस को फिर कंबाइन किया जाता है, ये जो यहाँ से निकल के आया हमारा, ये हमारा बेस एड्रेस होगा, जिसे किसके साथ कंबाइन किया जाता है, ऑफसेट के साथ। अब ये जब ऑफसेट के साथ मिलता है तो जो जनरेट होता है हमारा एड्रेस, उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। उसी को ही हम ढूंढते हैं हमारी फिजिकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेजिंग का कंसेप्ट चलता है। सबसे पहले सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उस लॉजिकल एड्रेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करवाया जाता है। पहला पार्ट पेज नंबर होता है, दूसरा पार्ट ऑफसेट का होता है। उन दोनों पार्ट से मिलके जो एड्रेस बनता है वो हमारा पेज टेबल के अंदर जाता है। पेज टेबल जो होती है हर पेज के बेस एड्रेस को कंटेन करके रखती है। वो इस बेस एड्रेस के अंदर इस ऑफसेट को ज्वाइन करवाती है, और फिर जो फाइनल एड्रेस जनरेट होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, यानी कि एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा पेज लोकेट करता है फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो इस पूरी स्कीम के ऊपर बेस्ड होती है हमारी पेजिंग। तो एक छोटा सा डायग्राम और देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम पेजिंग मॉडल के बारे में बता रहे हैं आपको, लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी के। यानी कि लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी में किस तरीके से डाटा को रखा जाता है, उसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है इस डायग्राम में। देखिए, जैसे लॉजिकल मेमोरी के अंदर मेरे पास कुछ पेजेस पड़े हैं, राइट। मतलब पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस तरीके से करके कुछ पेजेस पड़े हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास फिजिकल मेमोरी पड़ी है, राइट। फिजिकल मेमोरी क्या करती है, फ्रेम को कंटेन करके रखती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया जाता है पेजेस में, और जो फिजिकल मेमोरी होती है उसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ फ्रेम्स में। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास पड़े हैं वो फ्रेम के नंबर्स हैं, जो हमने ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिए हुए हैं, ये हमारे फ्रेम नंबर हैं। और यहाँ पे कुछ 4 पेजेस हमारे पास पड़े हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमारी पेज टेबल जो होती है वो इस चीज़ को जो बताती है, ये हमारा पेज नंबर होता है फ्रेंड्स। पेज नंबर भी बोल सकते हो आप इसको, इंडेक्स भी बोल सकते हो पेज का। ठीक है, जैसे आप इंडेक्स के थ्रू पता लगाते हो ना बुक में कि किस तरीके से आपका कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ हमारे पेजेस के नंबर पहले यहाँ पे डिफाइन होते हैं, ये इंडेक्स होते हैं। और ये जो बॉक्स में दिया हुआ है पेज टेबल के अंदर, ये हमारे फ्रेम्स हैं। यानी कि पेज 0 जो है वो कौन से फ्रेम में पड़ा है, हमारा फ्रेम नंबर 1 में। तो आप जैसे ही यहाँ पे फ्रेम 1 में देखोगे, आपको क्या मिलेगा, पेज 0 का सारा डाटा मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ पेज 1 जो है उसका सारा डाटा कौन से फ्रेम में पड़ा है, फ्रेम 4 में। तो आप जब फ्रेम नंबर 4 के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको पेज नंबर 1 का सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ पेज नंबर 2 का डाटा जो है वो फ्रेम नंबर 3 में पड़ा है। तो जब हम फ्रेम नंबर 3 में चेक करेंगे तो हमें किसका डाटा मिलेगा, पेज 2 का। ऐसे ही हमारा जो पेज 3 है वो कौन से फ्रेम में पड़ा है, 7th फ्रेम में। तो पेज नंबर जब हम फ्रेम नंबर 7 पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें पेज 3 का डाटा मिलेगा। जैसा आप इस पेज टेबल में देख रहे हो फ्रेंड्स कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डाटा दिया हुआ है। देखिए, फ्रेम नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। यही बेसिक कंसेप्ट होता है हमारा पेजिंग का, कि इसके अंदर जितने भी फ्रेम्स होते हैं या जितना भी डाटा होता है वो नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, लगातार डाटा नहीं पड़ा है कोई सा। देखिए, ये एक ही प्रोसेस के 4 पेजेस थे, और ये चारों पेजेस अलग अलग फ्रेम में पड़े हैं, कॉन्टिन्यूटी में नहीं पड़े हैं। यही बेसिक कंसेप्ट होगा हमारी पेजिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन का यूज़ करोगे, जिससे आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जो आपने हमारी जो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन स्कीम पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करा ना। देखिए, अब यहाँ पे कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है आपकी। जहाँ पे आपको अवेलेबल लगा, आपने उस फ्रेम के अंदर अपने पेजेस को स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से ये नॉन कॉन्टिन्यूस हुआ, तो इसने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे पेजेस के अंदर ये डाटा स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेजिंग का एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास 16 बाइट की मेमोरी है और 4 बाइट के हमारे पेजेस हैं।
ठीक है। तो इसमें किस तरीके से काम होता है, सबसे पहले हम अपनी लॉजिकल मेमोरी की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये लॉजिकल मेमोरी का एक टेबल है जिसके अंदर हमें क्या कहते हैं 4 पेजेस, सॉरी 3 पेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी लॉजिकल मेमोरी के 3 पेजेस हैं जिसके अंदर एक पार्ट है, ये एक पूरा पेज है, इसके अंदर एक और पेज है और ये एक थर्ड पेज है। यानी कि हमने इसको एक हिसाब से देखिए, यहाँ पे मैं पेज नंबर अगर डिफाइन करूँ तो ये वाला जो है मेरा पूरा पोर्शन, ये मेरा 0 है, पेज नंबर 0 है। ये वाला पोर्शन मेरा पेज नंबर 1 है और ये वाला ब्लॉक जो पूरा बन रहा है ये मेरा पेज नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो लॉजिकल मेमोरी होती है ना अपनी, इस लॉजिकल मेमोरी को नंबर ऑफ़ पेजेस में यानी कि फिक्स्ड ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम पेज नंबर के नाम से डिफाइन करते हैं। जैसे ये वाले ब्लॉक को हमने पेज 0 बोल दिया, इस वाले को पेज 1 बोल दिया और इस वाले को पेज 2 बोल दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास दिया हुआ है डाटा वो इस तरीके से 4, अगर सपोज कीजिए कि मेरे पेज का जो साइज़ है वो 4 बाइट का है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमारी जो मेमोरी है वो 16 बाइट की है और जो पेज का साइज़ है वो 4 बाइट का है। अब 4 बाइट का पेज है तो देखिए यहाँ पे हमने 4 तक के स्पेस लिए हुए हैं अपने, राइट। अब जो पहला पेज है मेरा उसके अंदर जो डाटा पड़ा है ABCD यानी कि ये 4, एक पेज के अंदर ये 4 बाइट का डाटा मेरा यहाँ पे पड़ा है। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इनको ऑफसेट के नाम से डिफाइन कर देते हैं, ये हमारे ऑफसेट होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि हर पेज को लॉजिकल एड्रेस जो है, जो लॉजिकल मेमोरी में पड़ा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पोर्शन में पेज नंबर होता है और दूसरे पोर्शन में हमारा क्या होता है, ऑफसेट होता है। तो ये हमारे पेज नंबर हो गए फ्रेंड्स। और ये चीज़ जो पड़ी है ना हमारी, ये कहाँ पड़ी होगी, ऑफसेट पे। ये ऑफसेट भी ऐसे ही स्टार्ट होता है 0 1 2 3, इस तरीके से फिर 0 1 2 3, हर पेज का अलग होता है। 0 1 2 3, हर पेज का यूनिक होगा ऑफसेट, ठीक है। देखिए जैसे अब यहाँ पे अब जो मेरी फिजिकल मेमोरी थी, हमने क्या बोला कि फिजिकल मेमोरी हमारी कितनी है, 16 बाइट की है। तो ये 16 तक का स्पेस हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 बाइट्स तक का डाटा तो मुझे हर पेज के लिए चाहिए था, तो मैंने हर पेज के लिए यहाँ पे 4 बाइट तक का डाटा सेव करवा दिया। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है हमारी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दिया हुआ होगा ना हमें, ये चीज़ जो दे रखी है फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे बाइट्स दे रखे हैं कि ये 0 से 4 बाइट तक के डाटा को स्टोर करेगा। 0 से 3 तक का हो गया, ये फिर 4 से 7 तक, यानी कि 4 बाइट के ब्लॉक बना दिए। तो ये जो बने हैं हमारे फ्रेंड्स, ये बन गए हैं फ्रेम्स। जैसे ये पहला फ्रेम है हमारा, ये दूसरा फ्रेम, ये सॉरी ये 0 फ्रेम है। सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट होती है ना यहाँ पे नंबरिंग, तो 0 फ्रेम, दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्रेम, देन सेकंड फ्रेम, और ये वाला फ्रेम जो है ये हमारा थर्ड फ्रेम है। इस तरीके से हमने 4 फ्रेम बना दिए। अपने 16 बाइट की मेमोरी को हमने 4 फ्रेम्स में, यानी कि 4 बाइट के पेजेस की लेंथ के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, जितना पेज का साइज़ होता है उतना ही फ्रेम का साइज़ होता है। पेजिंग के अंदर जितना हमारा फ्रेम का साइज़ होगा उतना ही हमारा यहाँ पे पेज का साइज़ और फ्रेम का साइज़ सेम रहेगा, राइट। तो देखिए फ्रेम्स हमने यहाँ पे बना दिए 4, 4 बाइट के ही बना दिए। अब देखिए जो पेज टेबल है वो क्या कह रही है, पेज टेबल कह रही है कि जो पेज 0 है हमारा वो कौन से फ्रेम में पड़ा है, फ्रेम 2 में पड़ा है, राइट। तो पेज जो हमारा यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो पेज 0 है ये इंडेक्स होता है ना हमारा। हमने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि पेज टेबल में ये चीज़ जो होती है ये हमें पेज नंबर के बारे में बताती है, राइट। और जो ये वाली चीज़ होती है ये हमें फ्रेम नंबर के बारे में बताती है कि कौन से फ्रेम नंबर पे डाटा पड़ा है, राइट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो पेज 0 है उसका कौन से फ्रेम में पड़ा है, फ्रेम नंबर 2 में पड़ा है, ठीक है। तो फ्रेम नंबर 2 में अगर ये डाटा पड़ा है तो इस तरीके से यहाँ ये कहाँ पे होना चाहिए हमारा डाटा, यहाँ पे होना चाहिए ना, इस जगह पे, इस 8 से शुरू होना चाहिए। अब आपको ये एड्रेस निकालना भी आना चाहिए फ्रेंड्स। किस तरीके से एड्रेस निकलते हैं ध्यान रखिए, आपको एड्रेस निकालना देखते हैं, सिखाते हैं कि किस तरीके से ये एड्रेस निकलता है। देखिए आपका फ्रेम जो है वो कौन सा है, सेकंड फ्रेम,
राइट। आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, जितना आपका पेज का साइज होगा। आपके पेज का कितना साइज है, 4 बाइट का, तो यहाँ आप 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे। प्लस आप क्या करोगे, यहाँ ऑफसेट नंबर जो होगा उसे ऐड करवाओगे। अब देखिए आपका ऑफसेट नंबर क्या है, जो पेज 0 है उसकी स्टार्टिंग का ऑफसेट नंबर क्या है, 0। तो यहाँ आप 0 ऐड करवाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, 8। यानी कि इस 8th पोजीशन पे यहाँ पे आपके ये सारे पेज 0 का जो डाटा है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा ABCD, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर सपोज करो आपको यहाँ पे बी का एड्रेस निकालना हो, यानी कि इस बी पोजीशन का, तो आप कैसे निकालोगे, आप बिल्कुल वही मेथड यूज़ करोगे कि आपके पास सेकंड फ्रेम के अंदर डाटा पड़ा है, 4 बाइट्स तक का डाटा है, प्लस जो बी है उसका ऑफसेट नंबर 1 है, तो आप 1 ऐड करवा दोगे। यहाँ आप देखोगे 8 + 1 कितना हो गया, 9। तो आप इस 9th पोजीशन पे ही तो आओगे। 8 के बाद क्या आएगा मेमोरी के अंदर, 9 ही तो आएगा ना। तो 9th पोजीशन पे आपका क्या पड़ा है, यहाँ पे बी। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये देखिए कि आपका फर्स्ट पेज जो है वो कहाँ पे पड़ा है। देखिए फर्स्ट पेज आपका पड़ा है फ्रेम नंबर 3 में। फ्रेम नंबर 3 से मतलब क्या हुआ कि 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 4 से, प्लस आपका जो पेज 1 है उसका ऑफसेट पहला भी तो 0 ही है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा प्लस में, तो कितना आ गया, 12। यानी कि इस 12th पोजीशन पे, ये जो 12th पोजीशन है फ्रेम नंबर 3 की, यहाँ पे आपका सारा डाटा पड़ा होगा पेज 3 का। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो पेज नंबर 1 का जो डाटा होगा, पेज नंबर 1 कौन सा आपका, ये वाला, तो ये सारा डाटा जो होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो पेज नंबर 2 है वो कहाँ पे पड़ा है, फ्रेम 0 में पड़ा है। तो पेज नंबर 2 आपका ये रहा, आप 2 को पहले लिख दोगे, फिर कितने बाइट्स का डाटा वो स्टोर कर, आप फ्रेम को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फ्रेम नंबर को आप यहाँ पे लिखोगे। आप कितने पेज का साइज़ है आपका, 4 बाइट्स का, तो 4 लिखोगे, प्लस ऑफसेट भी 0 ही होता है स्टार्टिंग में, तो ये 0 + 0 कितना बन गया आपका, 0। यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन होएगी वो कौन सी होएगी, 0 पोजीशन। 0 पोजीशन ये पड़ी है, तो यहाँ पे आपका ये फ्रेम पेज सेकंड का डाटा जो है वो स्टोर होगा। पेज सेकंड के अंदर क्या पड़ा है आपका फ्रेंड्स, IJKL, तो वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को पूरी टेबल का हेल्प लेके, पेज टेबल की हेल्प से आप अपने फ्रेम्स के अंदर डाटा को असाइन करवा सकते हैं या डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, कि किस तरीके से आप इन फ्रेम्स को एलोकेट करवाते हो, यानी कि आप कैसे पता लगाओगे कि किस फ्रेम में आपको डाटा स्टोर करवाना चाहिए, किस में नहीं करवाना चाहिए, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो प्रोसेस होता है उसके सबसे पहले तो आप इसकी थ्योरी देखिए थोड़ी सी। क्या होगा कि जो प्रोसेस है उसका साइज़ ही बताता है कि आप कितने पेजेस बना सकते हैं, राइट। मतलब अगर आपका प्रोसेस जो है उसको आप कितने पेजेस में डिवाइड करोगे, वही आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको बनाने चाहिए अपने प्रोग्राम में, राइट। तो आपका एक पेज जो है कम से कम उसे 1 फ्रेम की रिक्वायरमेंट तो होगी, यानी कि एक पेज को कम से कम 1 फ्रेम तो चाहिए होगा। यानी कि अगर आपके प्रोसेस के अंदर n पेजेस हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए, n फ्रेम्स चाहिए, कि आपके n फ्रेम्स तो आपकी मेमोरी के अंदर होने ही चाहिए, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जो पहला पेज होता है वो लोड होता है, जो पहला एलोकेटेड फ्रेम उसे मिल जाए, ठीक है। और फिर उस फ्रेम नंबर को किस में डलवा दिया जाता है, पेज टेबल के अंदर डलवा दिया जाता है। ऐसे ही ये सब चलता रहता है। देखिए क्या कहने का मतलब है, डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास ये फ्री फ्रेम की लिस्ट पड़ी है, यानी कि यहाँ पे कुछ फ्रेम्स हैं जो कि मेरे फ्री पड़े हैं। जैसे फ्रेम की लिस्ट में 14th फ्रेम मेरा फ्री पड़ा है, देन 13th, देन 18th, देन 20th एंड देन 15th फ्रेम। ये सारे कुछ फ्रेम्स हैं जो कि मेरे फ्री पड़े हैं। उसके बाद अगर मैं अपने प्रोसेस को देखूं तो उसके अंदर मेरे पास 4 पेजेस पड़े हैं। प्रोसेस के अंदर 4 पेजेस हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। यहाँ पे मेरे पास फ्रेम की एक टेबल पड़ी है, फ्रेम टेबल पड़ी है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ फ्रेम्स यहाँ पे फ्रेम नंबर दिए हुए हैं। जैसे आप जानते हो यहाँ पे फ्रेम नंबर एलोकेट होते हैं ना, तो ये फ्रेम नंबर्स दिए हुए हैं मुझे यहाँ पे
जो कि खाली पड़े हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे को इन पेजेस को इन फ्रेम्स में डलवाना है, तो क्या होगा कि सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिस्ट में कौन सा फ्रेम था, 14th फ्रेम। तो पेज 0 जो है हमारा वो किस में चला जाएगा, 14th फ्रेम में। तो आप देखिए यहाँ पे 14th फ्रेम के अंदर क्या चला गया, पेज 0, राइट। तो आप यहाँ पे एक पेज टेबल बनाएंगे, इस नए प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनाएंगे। इस पेज टेबल में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि आपका जो पेज 0 है वो किसके अंदर गया है, 14th फ्रेम में। आपको हमने बताया था ना कि जो पेज टेबल बनती है इसमें जो पहली चीज़ होती है वो पेज नंबर बताती है, और जो बॉक्स के अंदर लिखा होता है वो फ्रेम नंबर बताती है। यानी कि मेरा पेज 0 किसके अंदर स्टोर हुआ है, फ्रेम 14th के अंदर। देन देखिए लिस्ट के अंदर दूसरा नंबर कौन सा फ्री है, 13th है। तो यानी कि ये जो 13th फ्रेम है इसके अंदर मेरा पेज 1 चला जाएगा, और इसी की एंट्री हमारी पेज टेबल में भी हो जाएगी। यानी कि पेज 1 किस में चला गया, फ्रेम 13th में। अब देखिए लिस्ट के अंदर अगला नंबर है 18th, यानी कि 18th फ्रेम मेरा खाली पड़ा है। तो इस 18th फ्रेम में मेरा क्या चला जाएगा, पेज 0 जा चुका है, पेज 1 जा चुका है, अब क्या रह गया, पेज 2। तो वो 18th फ्रेम में मेरा पेज नंबर 2 चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका 18th फ्रेम में क्या पड़ा है, पेज 2 पड़ा है। टेबल के अंदर साथ साथ एंट्रीज होती रहती हैं। अब देखिए सिर्फ पेज 3 रह गया हमारे पास, और लिस्ट में हमारे पास अभी भी 2 फ्रेम बचे हैं। तो पहले जो फ्रेम है पहले वही एलोकेट होगा, यानी कि 20th फ्रेम जो है उसके अंदर हमारा पेज 3 चला जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये जो पेज 3 है इसके अंदर 20th फ्रेम में ये पड़ा है, राइट। अब देखिए अभी भी हमारी लिस्ट में एक फ्रेम रह गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स काम होता है कि एक पेज को सिर्फ एक ही फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लिस्ट होती है उनमें हम कॉन्टीन्यूसली जो पहले पड़े होते हैं उन्हीं फ्रेम्स को हम एलोकेट करवा देते हैं, और जो रह जाते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी लिस्ट में से, खाली लिस्ट में से उतने में फ्रेम को एलोकेट करवा देते हैं पेजेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फ्रेम्स की एलोकेशन होती है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो हमारी फिजिकल मेमोरी को मैनेज करता है। आप सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी फिजिकल मेमोरी को मैनेज करके रखता है। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सब डिटेल पता होती है कि कौन सा फ्रेम एलोकेटेड है, कौन से फ्रेम फ्री हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको कहाँ स्टोर करता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब स्टोर करके रखता है, जिसको हम फ्रेम टेबल बोलते हैं। फ्रेम टेबल जो होती है वो एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि कौन सा फ्रेम एलोकेटेड है, कौन सा फ्रेम फ्री है, वो सब बताता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। तो देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस पेज टेबल को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएं, मतलब कहाँ पे रखें अपनी पेज टेबल को, है ना। तो हमें ये तो पता चल गया कि पेज टेबल बनाई जाएगी जिसके अंदर पेज नंबर और फ्रेम नंबर पड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस पेज टेबल को रखना कहाँ पे है। तो 3 केसेस होते हैं जिनमें आप इस पेज टेबल को बना सकते हैं। तो हम इन तीनों केसेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस होता है ना फ्रेंड्स वो होता है हमारे डेडिकेटेड रजिस्टर्स, डेडिकेटेड रजिस्टर्स। तो देखिए फ्रेंड्स डेडिकेटेड रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक तो ये सबसे आसान तरीका होता है हमारा किसी भी पेज टेबल को इम्प्लीमेंट करवाने का, ठीक है। कोई भी पेज टेबल अगर इम्प्लीमेंट होगी डेडिकेटेड रजिस्टर्स के थ्रू तो ये सबसे आसान तरीका होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके पास एक सेट पड़ा होगा डेडिकेटेड रजिस्टर्स का जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। और वो इतनी हाई स्पीड में होते हैं कि जो एड्रेस ट्रांसलेशन होता है ना, मतलब आपका जो लॉजिकल एड्रेस है फिजिकल एड्रेस में जो ट्रांसलेशन हुआ वो इतना फास्ट होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो डेडिकेटेड रजिस्टर्स के थ्रू आपका काम देखिए फास्ट हुआ। सबसे पहले ये सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं हमारे कुछ, ठीक है। कुछ सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर्स होंगे हमारे जिनकी हेल्प से जो लॉजिकल एड्रेस है, जो भी हमारा लॉजिकल एड्रेस होगा उसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारे फिजिकल एड्रेस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम एक
इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी पेज टेबल की डेडिकेटेड रजिस्टर्स की हेल्प से। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो होता है हमारा फ्रेंड्स वो होता है पेज टेबल बेस रजिस्टर्स, पेज टेबल बेस रजिस्टर। ये एक ही रजिस्टर होता है जिसको हम PTBR के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PTBR क्या होता है। तो PTBR जो होता है वो एक डेडिकेटेड रजिस्टर्स, जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे रजिस्टर्स का सेट होता है, लेकिन पेज टेबल बेस रजिस्टर एक ही रजिस्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है वो ये जो पेज टेबल रजिस्टर होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारी जो पेज टेबल होती है ना फ्रेंड्स, जो भी पेज टेबल होगी वो कहाँ पे प्लेस होगी, मेन मेमोरी के अंदर। यानी कि मेन मेमोरी में हमारी जो पेज टेबल है वो पड़ी होगी। अगर मेन मेमोरी में पेज टेबल पड़ी है तो यानी कि ये जो PTBR है ये किसे पॉइंट करता है, इस पेज टेबल को पॉइंट करता है कि मेन मेमोरी में हमारी ये पेज टेबल कहाँ पे पड़ी है। यानी कि एक एज ए पॉइंटर की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पीड तो काफ़ी हाई हो जाती है हमारी, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि देखिए, अगर सपोज़ कीजिए कि आपको पेज टेबल में कुछ भी चेंज करना है तो आप इस रजिस्टर के अंदर चेंज कर दो, तो आपका काम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम था वो आपका बच गया। लेकिन इसमें मैपिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा थर्ड मेथड आता है। जो थर्ड मेथड होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर का। ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर का टॉपिक आता है हमारा। देखिए, ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर यानी कि TLAB, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो पेजेस होते हैं ना हमारे, यानी कि देखिए जो ज़्यादा यूज़ हो रहे थे पेजेस, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, उनको किस में स्टोर करवा दिया जाता है, उनको कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है। राइट, जो पेजेस बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको आप कैशे मेमोरी के अंदर क्या करोगे, स्टोर करवा दोगे। जैसे इसके अंदर मेन मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, जो हमारा TLAB होता है, बफर होता है, वो हमारे डाटा को किस में स्टोर करवा देता है, कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देता है। राइट, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कैशे मेमोरी सबसे पहले चेक होती है जब भी हमने कोई काम किया, तो जब भी CPU ने कोई भी एड्रेस जनरेट किया तो सबसे पहले हमारी कैशे मेमोरी ही चेक होगी। अगर कैशे मेमोरी में वो एड्रेस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फ्रेम ऑफसेट को उसके साथ कंबाइन करके हम फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपको कैशे मेमोरी में भी नहीं मिलता है, तो आप पेज टेबल एड्रेस को निकालोगे। ठीक है, उसके अंदर जब फाइनल जैसे नॉर्मल जो होता है प्रोसेस, आप उसमें जाओगे, उसी प्रोसीजर में जाओगे, वहाँ से आप पेज टेबल से एड्रेस निकालोगे। उस एड्रेस में आप इस TLAB के एड्रेस को जो है उसे ऐड करवाओगे, फिर आपको फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। यानी कि कुछ 3 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड डेडिकेटेड रजिस्टर, जिसके अंदर सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं। स्पीड तो हाई हो जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पेज टेबल बेस रजिस्टर आया, जो कि मेन मेमोरी के अंदर रखता है हमारी पेज टेबल को, और ये पॉइंटर की तरह काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो इसकी भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर आया। इसने क्या किया, हमारे जो पेजेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे उन्हें कैशे मेमोरी के अंदर रख लिया, ताकि हमारी स्पीड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं अपनी पेज टेबल की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेज टेबल होती है यानी कि जो पेजिंग का कंसेप्ट होता है, उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ लिए जाते हैं, प्रोटेक्शन और शेयरिंग का। तो अब हम पहले प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे होती है इसकी, देन हम शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोटेक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय एसोसिएटिंग प्रोटेक्शन बिट्स टू द पेज टेबल एंट्रीज। यानी कि आप पेज टेबल की एंट्रीज के साथ क्या कीजिए, प्रोटेक्शन बिट्स एसोसिएट करवा दीजिए। ईच प्रोटेक्शन बिट determines ए पेज टू बी रीड ओनली और रीड राइट। यानी कि अगर आपने प्रोटेक्शन बिट लगाई है तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेज खाली रीड ओनली के लिए था या फिर रीड राइट दोनों काम करवा सकते हैं आप अपने पेज पे।
So whenever logical address is to be translated into physical address, the protection bits are verified so that no illegal assessments being made. यानी कि आपको सबसे मेन काम तो यही करना होता है कि आपको लॉजिकल एड्रेस को किस में ट्रांसलेट करवाना होता है, अपने फिजिकल एड्रेस के अंदर, राइट। तो आप जब ये काम करवा रहे होते हैं तब आपके पास कुछ प्रोटेक्शन बिट्स लगी हुई होती हैं जो ये देखती हैं कि कहीं आपका काम इलीगल असेसमेंट के पास तो नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आपके काम की प्रोटेक्शन होती है। देखिए क्या होता है कि पेज टेबल में आपने कहा कि आप एक हर एंट्री के साथ एक प्रोटेक्शन बिट लगाते हैं, तो इस बिट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड या फिर इनवैलिड बिट के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो वैलिड बिट होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो लीगल पेजेस होंगे जो वैलिड बिट जिनके साथ लगी होगी, और जिन पेजेस के साथ इनवैलिड बिट लगी होगी यानी कि वो इलीगल पेजेस हैं। इससे हमारा मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं बिट्स की हेल्प से ही ये समझता है कि आपको अलाउ करवाना है एक्सेस उन पेजेस की या फिर नहीं करवानी है। अगर वैलिड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करवा देगा वो पेजेस की एक्सेस को, ठीक है। और अगर वो इनवैलिड बिट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डिसअलाउ कर देता है, ठीक है, कि आप उन पेजेस को एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मेरे पास जो एड्रेस है ना, वो 14 बिट का है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि मेरे पास 14 बिट का एक हमारे पास एड्रेस स्पेस है। अगर 14 बिट का एड्रेस स्पेस है तो फ्रेंड्स उसकी रेंज होगी 0 से लेके 16383 तक, ठीक है। ये हमारी रेंज होगी अगर मेरा 14 बिट का एड्रेस स्पेस है, सपोज कीजिए, तो उसके अंदर इतनी रेंज तो होगी मेरे एड्रेस की, ठीक है। तो जो मेरा प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, वो है, सपोज कीजिए वो 0 से 10468 तक का ही है, ठीक है। इतना मैंने अपना एक प्रोग्राम लिया जिसके अंदर 5 पेजेस मेरे पास होंगे, ठीक। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ तक का अगर मैंने एड्रेस स्पेस ले लिया, तो अगर यहाँ तक का ले रही हूँ तो नेचुरल सी बात है उसकी रेंज ख़त्म होते होते तक यहाँ तक तो ख़त्म होगी ही ना उसकी रेंज, राइट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसके अंदर हमने 14 बिट के एड्रेस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक पेज का जो साइज़ होता है ना फ्रेंड्स, वो केबी में डिनोट किया जाता है, यानी कि किलो बाइट में डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 और पेज 5 ये एक नॉर्मल है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पेज टेबल के अंदर देख सकते हो कि ये फ्रेम नंबर आपको बताया हुआ है कि आपका जो पेज 0 है वो फ्रेम नंबर 2 में है। आप फ्रेम 2 में जाके देख सकते हो, जैसे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे आप पहले करते थे। बस यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेम नंबर के साथ आपके पास वैलिड या इनवैलिड बिट लगा दी जाती है। देखिए पहले के 6 फ्रेम जो है आपके वो नॉर्मल ही लगेंगे। जैसे देखिए यहाँ तक के 6 फ्रेम्स यानी कि 5 तक, 0 से 5 तक यहाँ पे वैलिड बिट लगी हुई है, लेकिन 6 और 7 के आगे इनवैलिड बिट लगी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो आप ऐसा कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों लगी हुई है, तो आप देखो कि आप इनको एक्सेस करने की अगर कोशिश करोगे ना फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 को, तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि आपके प्रोग्राम की जो रेंज थी वो सिर्फ 10468 तक थी, जिसके ख़त्म होते तक यहाँ तक स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन इसके बाद का स्पेस तो नहीं है। तो ये जब आपका एक्सेस जो एड्रेस स्पेस होता है वो एक्सटेंड हो जाए बियॉन्ड द रेंज, यानी कि जितना आपने रेंज दिया था उसके आगे चला जाए, तो वो इलीगल होता है। तो उसके साथ कौन सी बिट लग जाती है, इनवैलिड बिट लग जाती है। तो जैसे ही आप ये इनवैलिड बिट देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको काम नहीं करना है, मतलब यहाँ से आपका काम अब नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा इसको देखते ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है कि अगर इनवैलिड बिट है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपकी रेंज ही नहीं है, या आपकी रेंज ही सिर्फ 6 पेजेस तक की थी, ये आगे के 2 पेजेस जो हैं वो क्या हैं, इनवैलिड हैं हमारे, ठीक है। इनको हम फ्रेम में स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। जो हमारा ये जो फ्रेम टेबल बनी हुई है यहाँ पे ये कहीं पे भी हमें नहीं दिखेंगे, जो फिजिकल मेमोरी होगी वहाँ पे ये वैलिड ही नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रोटेक्शन लगा दी जाती है, ऐसे नहीं ना कि आपका प्रोग्राम कितने स्पेस का है और आप उसको कितना बड़ा खींच के ले जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसी से
बचने के लिए ही हम वैलिड और इनवैलिड बिट्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन बिट्स कहते हैं। वैलिड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर देता है, और इनवैलिड अगर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को दिख जाता है वो डिसअलाउ कर देता है उसकी एक्सेस को। बिल्कुल उसके बाद आता है हमारा टॉपिक शेयरिंग पेजेस का, यानी कि हम अपने पेजेस को शेयर भी करवा सकते हैं। तो शेयरिंग पेजेस से हमारा मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपने पेजेस को शेयर करवाएंगे। अनदर एडवांटेज ऑफ पेजिंग इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग कॉमन कोड, कि आप अपने कॉमन कोड को शेयर करवा दीजिए। जो आपको लग रहा है कि कोड बार बार आ रहा है, तो आप उस कोड को क्या कीजिए, शेयर करवा दीजिए। दिस कंसिडरेशन इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन ए टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। देखिए, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि एक से ज़्यादा सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ना उसको। तो जब एक से ज़्यादा यूज़र हैं आपके पास, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप शेयरिंग पेजेस का यूज़ कीजिए। आपकी मेमोरी भी कम लगेगी और आपका काम भी जल्दी होगा। जो कॉमन कोड है उसको आप शेयर करवा दीजिए। जैसे रिसोर्सेज को शेयर करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो कॉमन कोड होता है उसे भी आप शेयर करवा सकते हो। अब इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम होता है। तो फ्रेंड्स, शेयर पेजेस के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि आपके पास ना 40 यूज़र्स हैं, ठीक है। उन 40 यूज़र्स को टेक्स्ट एडिटर की नीड है, ठीक। टेक्स्ट एडिटर्स की उन सबको नीड है। अब जो टेक्स्ट एडिटर है ना, अगर टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग तो होती है, कोड भी होता है और डाटा भी होता है। तो सपोज कीजिए कि टेक्स्ट एडिटर में दो चीज़ें हैं, एक कोड है और एक डाटा है, ठीक है। जो कोड है वो 150 KB का है, और जो डाटा है वो 50 KB का है, ठीक है। सपोज करके चलिए, तो ऐसा होगा तो 40 यूज़र्स को कितना डाटा चाहिए होगा टोटल। 40 यूज़र को टोटल स्पेस कितना चाहिए होगा, 8000 KB तक का चाहिए होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर आपका एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो 150 KB के कोड और डाटा जो है वो 50 KB का कंटेन करके रख रहा है, तो ऐसे 40 यूज़र्स अगर ऐसा ही काम करें तो कितनी मेमोरी चाहिए होगी, 8000 KB तक की आपको स्पेस चाहिए होगा, राइट। तो आप क्या करते हो ऐसे केस में, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि आपका पहला प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर एडिटर 1, एडिटर 2, एडिटर 3 हैं, 3 एडिटर्स हैं और एक डाटा पड़ा है, राइट। और आपकी पेज टेबल जो है ना प्रोसेस 1 की, उसके अंदर क्या हो रहा है कि फ्रेम 3, 4 और 6 में हमारे ये एडिटर्स पड़े हैं, और जो डाटा है वो कौन से उसमें पड़ा है, फ्रेम में, फ्रेम नंबर 1 में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा प्रोसेस 2 है ना फ्रेंड्स, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। एडिटर 1, 2, 3 का जो डाटा है, जो फ्रेम्स हैं वो सेम है, 3, 4 और 6 ही हैं, लेकिन जो डाटा है सेकंड वाला वो कौन से फ्रेम में पड़ा है, 7 में। ऐसे ही थर्ड प्रोसेस का भी बिल्कुल सेम एज इट इज़। एडिटर 1, 2, 3 का जो फ्रेम नंबर है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट और सेकंड के जैसा, जैसे कि 3, 4 और 6 में हमारे फ्रेम्स में ये एडिटर के डाटा पड़े हैं, ठीक है। और जो डाटा 3 है उसका एड्रेस जो है वो फ्रेम नंबर 2 है, यानी कि हमने डाटा का एड्रेस सबके लिए अलग अलग कर दिया। इसमें से आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो 3 पेज एडिटर हैं ये बिल्कुल सेम है। ये तीनों पेज एडिटर बिल्कुल सेम है हमारे। तो हमने क्या किया, इनकी एक ही कॉपी को हमने फिजिकल मेमोरी के अंदर रखा, एक ही कॉपी को सिर्फ। देखिए 3 वाले फ्रेम में हमारा एडिटर 1 पड़ा है, 4 फ्रेम में हमारा एडिटर 2 पड़ा है, और जो हमारा 6th फ्रेम है उसके अंदर हमारा एडिटर 3 पड़ा है, जो कि कॉमन कोड पड़ा है, यानी कि सिर्फ इसकी एक ही कॉपी रखी है हमने, ठीक है। और जो डाटा है, डाटा पेजेस हैं, उन सब की अलग अलग कॉपियाँ पड़ी हैं, यानी कि डाटा 1, प्रोसेस 1 के जो डाटा है उसका फ्रेम 1 में पड़ा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और प्रोसेस 2 का जो है डाटा वो किस में पड़ा है, फ्रेम 7 में, तो आप फ्रेम 7 में जाके देख सकते हैं उसे। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस 3 का जो डाटा है वो फ्रेम नंबर 2 में पड़ा है, तो आप फ्रेम नंबर 2 में जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से डाटा को आपने अलग अलग स्पेसिफाई करवा दिया, लेकिन आपने जो सेम कोड था उसको एक ही जगह पे रखा, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए सब, अब आप, हमने शुरू में क्या कैलकुलेट किया था कि हमारे 40 यूज़र्स थे, जो सेम कोड था उसका टाइम हमारे पास बच गया, कॉपी सेम हो गई ना हमारी। अब देखिए टोटल स्पेस कितना होगा, यूज़र्स तो वही 40 यूज़र्स ही हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारा कोड का स्पेस है वो अब 150 KB का फिक्स हो गया,
क्योंकि 50 केबी तक का एक कोड था सपोज़ कीजिए, तो 3 कोड का वैल्यू तो फ़िक्स कर दिया, तो यानी कि 150 केबी का तो हमारा ये यहाँ पे फ़िक्स हो गया। उसके बाद आती है डाटा की बात। देखिए डाटा को कितने केबी चाहिए थे, 50 केबी, ठीक है? डाटा को कितने केबी चाहिए था, 50 केबी चाहिए था, और हमारे पास कितने हैं, 3 डाटा हैं, यानी कि 50 × 3 टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स ये? देखिए 40 यूज़र्स का चाहिए था ना हमें, 40 यूज़र्स का डाटा चाहिए था यहाँ पे हमें। डाटा जो है वो 50 केबी एक का स्पेस लेके बैठा है, तो टोटल यूज़र्स हैं 40। तो इस तरीके से डाटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 50 × 40 करके देख लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 केबी। 2000 केबी यानी कि 2000 केबी में डाटा पड़ा है, प्लस जो हमारा एडिटर का कोड है वो 150 केबी, क्योंकि वो कॉमन है, वो एक ही बार लिखा जाएगा। इस तरीके से ही होगा ना, तो टोटल स्पेस कितना हो गया, 2150 केबी का, ठीक है? और जबकि हमारे पास ओरिजिनल स्पेस कितना मांग रहा था, वो 8000 केबी। अगर हम कॉपी डाटा को एक ही जगह पे नहीं रखते, अगर उनको भी बार बार लिखते, तो हमें 8000 केबी का स्पेस चाहिए था। लेकिन जब हमने ये देखा कि हम कॉमन कोड को एक ही बार लिख लें और सिर्फ डाटा कोड के लिए ही अलग अलग मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करवाएं, तो उससे हमारा कितना रेंज जो थी वो सेव हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी मेमोरी को सेव करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेविंग हो सकती है इसकी हेल्प से। अगर हम पेजिंग में क्या यूज़ करते हैं अपने, अगर हम पेजिंग के अंदर शेयर्ड पेजेस को यूज़ करते हैं, यानी कि जो कॉमन कोड है उसे एक ही जगह पे एलोकेट करवाते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा सेविंग करवा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो में हमने नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन के बारे में, सिर्फ पेजिंग के बारे में पढ़ा है। सेगमेंटेशन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।